नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। और आपके साथ मैं हूं फराह खान। न्यूज 18 एजेंडा कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्ष पर सीधा हमला किया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के मुताबिक देश का हर चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही लड़ा जाना चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हो, आज भी उन्होंने कुछ प्रूफ हम लोगों से मांगा है कि पिस्तौल किस मेक की थी और एफआईआर लॉन्च किया कि नहीं किया भारत सरकार ने। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें करके वो ये दिखाते हैं कि इस बारे में वो सीरियस नहीं है, सिर्फ बात को टालना चाहते हैं। तो आप उनसे अपेक्षा क्या करते हैं? क्या वो स्वीकार कर ले? ये संभव ही नहीं। सवाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नहीं है, हमारे यहाँ जो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं उनका सवाल है। पाकिस्तान तो यही करेगा। मगर जैसे ही आज अगर स्टेटमेंट इमरान खान ने दिया है तो कल देखना यहां से ही पूरी ब्रिगेड काऊ 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 कर कर चालू हो जाएगी। मुझे दया इनकी आती है कि आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहे हो, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, टेररिस्ट सरगना की भाषा बोल रहे हो। किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं? आप कहां खड़े हैं? पहले आपकी साइड तय करिए। देश की जनता के हितों के साथ खड़े, शहीद जवानों के साथ खड़े, देश की सुरक्षा बलों और सेना के साथ खड़े, या उनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं? यहां पर जो राजनीति करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं, उनको जनता ने पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। ऑपोजिशन पार्टीज की आप बात कर रहे हैं तो उससे ये सवाल आया कि ऑपोजिशन पार्टीज अभी भी कह रही हैं कि ये जो अभी मिशन शक्ति हुआ, ये इलेक्शन के इतने पास हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था और उसके रहते भी प्रधानमंत्री ने एक नेशन वाइड एड्रेस किया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को राष्ट्रवाद के मुद्दे से जोड़ रहा है और उसको उसके तरफ से आगे लेकर जा रहा है। तो उसमें आपत्ति क्या है? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव नहीं होना चाहिए क्या देश में? मैं मानता हूं देश का हर चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए और देश की जनता ने तय करना। तो इसको चुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। और जहां तक प्रधानमंत्री के प्रेस करने का सवाल है, प्रधानमंत्री की घोषणा करने का सवाल है, हालांकि वो प्रेस नहीं थी, राष्ट्र को उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था। तो आप विपक्ष के नेता करेंगे क्या? जिनके पास मैंडेट है, जो फैसला करता है, वही जनता को इन्फॉर्म करेगा। और ये आज से नहीं हुआ, इंदिरा गांधी से हो रहा है जी। तो जब उनका प्रधानमंत्री करे तो ठीक है, और अगर मोदी जी करें मैं ऐसा नहीं कहता, मैं इनको याद दिला रहा हूं कि इंदिरा गांधी के समय से हो रहा है। अमित जी, बालकोट अटैक के बाद ऑपोजिशन ने फिर सबूत मांगा। कुछ लोगों ने कहा कि कितने लोग मरे, इसका क्या वो है। आप वरिष्ठ नेताओं में पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने 250 का नंबर, एक आंकड़ा सामने रखा। ये आंकड़ा आपने कहां से निकाला? देखिए, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स थे, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कहा, और मैं इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट नहीं देखा, हिंदुस्तान के मीडिया के आंकड़ों पर ही किया है। मैंने विदेशी मीडिया के आधार पर नहीं कहा है। पर अमित जी, एक चीज आती है कि अगर लोग, अपोजिशन पार्टी कहती है कि अगर प्रूफ मांगो तो हम लोग को एंटी नेशनल कहा जाता है। फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं कि जब भी प्रूफ मांगते हैं तो हमको बोल दिया जाता है कि हम एंटी नेशनल है। प्रूफ देने में प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई प्रूफ हो, सबूत हो तो दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि सेना ने, एयरफोर्स ने, पहले सर्जिकल स्ट्राइक के समय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, इस बार एयरफोर्स और विदेश विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस देश में अभी ऐसे दिन नहीं आए हैं कि जब सेना और एयरफोर्स के जवानों पर भी अविश्वास किया जाए। देश की जनता को पूरा विश्वास है। इस देश की सेना इम्पार्शियल तरीके से देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। वो बहुत बड़ा भरोसा देश की जनता को है, कुछ नेताओं को नहीं है। तो उनको अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए, इसके लिए पद्धति नहीं बदलनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें पहले से तय परंपरागत सीट अमेठी के साथ केरल का वायनाड भी शामिल है, क्योंकि वायनाड को कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। राहुल गांधी जी will contest from Wayanad district, Wayanad parliamentary constituency in Kerala.
कांग्रेस वायनाड सीट के जरिए केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पार्टी को मजबूत करना चाहती है। भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर से तीनों प्रांतों को, दक्षिण भारत के प्रांतों को जोड़ने वाली ये बेहतरीन संसदीय क्षेत्र है। राहुल गांधी के केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने की खबर आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इससे पहले सिर्फ अमेठी से ही चुनाव लड़ते रहे हैं। राहुल गांधी लगातार 3 बार से यूपी के अमेठी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। जबकि वायनाड लोकसभा सीट का समीकरण समझे तो राहुल गांधी का यहां से चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि केरल की वायनाड सीट पर लंबे से देखें तो कांग्रेस को यहां सबसे ज्यादा 41.21% वोट मिले थे। वहीं बीजेपी को करीब 9% और सीपीआई को करीब 39% वोट मिले थे। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने का उद्देश्य दक्षिण भारत में पार्टी की स्थिति को मजबूत करना है, लेकिन बीजेपी इसे अलग ही नजरिए से देख रही है। और पार्टी नेताओं का मानना है कि अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की लोकप्रियता पहले के मुकाबले बढ़ी है, जिससे कांग्रेस खौफजदा है। श्रीमती स्मृति ईरानी जी का अमेठी से सांसद बनना ये तय है। जबकि कांग्रेस ने बीजेपी के तंज का जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को ही घेर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने ये जवाब क्यों नहीं दिया कि मोदी जी गुजरात छोड़कर क्यों भाग गए? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मेनका गांधी के सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने का असर अमेठी पर भी पड़ सकता है। जबकि राहुल गांधी को वायनाड में एलडीएफ की चुनौती से भी पार पाना होगा, क्योंकि सीपीआई के पीआर सत्येन मकरी यहां से पिछली बार बहुत कम अंतर से हारे थे। यही नहीं, सीपीएम की सीताराम येचुरी ने कांग्रेस के इस फैसले पर सवाल भी खड़े किए थे। न्यूज 18 के कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर सफाई भी दी कि उनकी भाषा, उनकी शैली, उनका कपड़ा, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनकी पूरी जीवन शैली पर एक विभाजन किया जा रहा है। और इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ये निर्णय किया कि वो अपने क्षेत्र अमेठी से भी लड़ेंगे, पर दक्षिण भारत भी जाकर ये संदेश देंगे कि पूरा भारत एक सूत्र में है। न्यूज 18 एजेंडा इंडिया कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया कि प्रियंका गांधी के चुनावों में उतरने से कोई असर नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कहा कि इस बार राहुल गांधी के लिए अमेठी जीतना बेहद मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अब प्रियंका जी को भी उतार दिया है, तो इस प्रियंका फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सवर्णों का वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए काट सकते हैं? प्रियंका वाड्रा जी 12 साल से राजनीति के हैं और हर चुनाव में उनकी एंट्री होती है। हर चुनाव में आप प्रियंका जी गाड़ी में बैठी, दाएं पैर बाहर रखा, अब उन्होंने पानी पिया, अब उन्होंने लिपस्टिक लगाया, हर चुनाव में आप करते हुए। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ना उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नई बात है। 12 साल से वो चुनाव में है प्रियंका वाड्रा जी, और 12 साल से लगातार आ रही है। अभी 13वां साल है, काउंटिंग के दिन देख लेना। राहुल गांधी जी भी इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे पिछली बार मोदी जी लड़े थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? सीधे साउथ इंडिया गए हैं, केरला की तरफ। चलिए, वो चुनाव लड़ रहे हैं और क्यों लड़ा, कैसे लड़ा, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए देश की जनता के सामने। और अमेठी इस बार टफ है। पिछली बार 1 लाख के उससे जीते थे, पिछली बार 1 लाख उसके मोदी वेव में 1 लाख के मार्जिन से जीते थे। 4 लाख से 1 लाख पर आए। जी जी, तो आपको लगता है कि इस बार 5 साल में उनसे ज्यादा स्मृति जी वहां पर गई, पर उन्होंने बरोबर मत क्षेत्र का संपर्क बनाकर रखा है। मैं आपको बता देता हूं, अमेठी टफ है। मैं नहीं कहता इसके कारण वो वहां गए हैं, परंतु अमेठी टफ है। यूपी की गाजियाबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार वीके सिंह के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। 2014 में वीके सिंह ने गाजियाबाद में बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उनके सामने गठबंधन की चुनौती भी है, जिसका मुकाबला करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है। पश्चिमी यूपी की अहम सीटों पर प्रचार करने के बाद वो गाजियाबाद में वीके सिंह के लिए भी वोट मांगने पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन किए। इस बीच उनके साथ वीके सिंह भी थे, जिन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद वीके सिंह और योगी आदित्यनाथ की गाजियाबाद में ही एक रैली भी हुई, जिसमें सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। गठबंधन फॉर्मूले के तहत गाजियाबाद सीट समाजवादी पार्टी को मिली है,
जबकि कांग्रेस ने डॉली शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि सीएम योगी का दावा है कि त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी की ही जीत होगी। उन्होंने महागठबंधन और कांग्रेस पर भी हमला बोला। नकारात्मक राजनीति करने वाले वे लोग जो केवल सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं जिससे भारत के संसाधनों पर लूट खसोट कर सकें। गाजियाबाद में हुई रैली में योगी आदित्यनाथ ने वीके सिंह की जीत के दावे के साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। वहीं वीके सिंह ने भी केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के लिए लोगों से उनका समर्थन मांगा। आपके पास एक विकल्प है, सरकार के अंदर पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। बीजेपी के लिए गाजियाबाद लोकसभा सीट इस बार मुश्किल मानी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाली इस सीट पर वीके सिंह के खिलाफ लोगों में नाराजगी का दावा भी किया जा रहा है। पिछली बार तो वीके सिंह गाजियाबाद से 5 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे। तब दूसरे नंबर पर कांग्रेस के राज बब्बर रहे थे, जबकि बीएसपी और एसपी तीसरे और चौथे नंबर की पार्टियां रही थी। इस बार एसपी, बीएसपी, आरएलडी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, जिन्होंने सुरेश बंसल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने निकाय चुनाव में बड़े अंतर से जीतने वाली डॉली शर्मा को टिकट दिया है। महागठबंधन और कांग्रेस की चुनौती की वजह से वीके सिंह की राह इस बार मुश्किल मानी जा रही है। न्यूज 18 एजेंडा इंडिया के कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के लिए देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है और उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अमित जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात की थी। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे एक इंटरव्यू में बोला था कि कश्मीर में युवाओं को विकास भी चाहिए, उनको विश्वास भी चाहिए। मगर फिर भी हम देखते हैं कि जो जवान हैं, वहाँ के जो नौजवान हैं कश्मीर में, वो जिहादिस्ट ग्रुप की तरफ आकर्षित होते हैं। तो उन पर क्या करना पड़ेगा हमको जिससे कि हम उनका विश्वास जीत सकें, उनको अपनी तरफ ला सकें? देखिए, अटल जी और नरेंद्र भाई के दोनों के स्टेटमेंट्स सरकार की विल को दर्शाने वाले हैं। ये दोनों स्टेटमेंट बताते हैं कि हम अपने मन के अंदर कश्मीर के जवानों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक योजना लेकर बैठे हैं, मगर उसके लिए कश्मीर के अंदर शांति चाहिए। और जो अलगाववादी नेता है, जो अलगाववादी संगठन है और पाक प्रेरित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने इसको कभी सफल नहीं होने दिया। विगत 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कश्मीर के लिए एक कठोर फैसले एक के बाद एक लेकर लेने की शुरुआत की। सबसे पहले उनके विदेशी जगहों से आने वाले आर्थिक स्रोतों को बंद करने का काम किया। उसके बाद में उनके ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगाया, जमायत-ए-इस्लामी और जम्मू JKLF पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। उनकी सुरक्षा वापस दे ली है। ढेर सारे लोगों पर जो मुकदमे बंद पड़े थे उसको हमने खोलने की शुरुआत की है। मैं मानता हूँ इस दिशा में सरकार ने 1 साल के अंदर बहुत कठोर कदम उठाए हैं, जिससे कि अलगाववाद की विचारधारा को आगे बढ़ते हुए रोका जा सके और कश्मीर के युवाओं को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं उस पर एक नकेल कसी जा सके। जहां तक टेररिज्म का सवाल है, विगत 5 साल के अंदर जब से कश्मीर के अंदर टेररिज्म शुरू हुआ, 90 के समय से आज तक सबसे ज्यादा टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज करने का काम अगर किसी एक सरकार ने किया है तो मैं बड़े गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबसे ज्यादा टेररिस्टों को खत्म करने का काम किया। और ये सिलसिला आगे रहेगा, बढ़ता रहेगा जब तक इसका परिणाम ना आए।